हेलो फ्रेंड्स। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है, क्या आप इंग्लिश का पेपर क्लियर कर पाओगे? संभव है यदि यदि आप सही कोर्स का सिलेक्शन करते हैं तो। सही कोर्स का मतलब ऐसा कोर्स जिसमें आपका बेस बनाया जा रहा है और हर टॉपिक को ऑन क्रिएटेड मेथड में कंसाइज करके सिखाया जा रहा है। ऐसा कोर्स ही आपको इंग्लिश बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी इंग्लिश का पोर्शन आता है उसको आसानी से करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, आप देख रहे हैं कि आप इंग्लिश का पेपर क्लियर कर पाओगे संभव है यदि सही कोर्स का सिलेक्शन करेंगे तो। और अगर आपने सही कोर्स का सिलेक्शन नहीं किया तो जैसे ये माथा पकड़ के बैठा हुआ है ना, ऐसे आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, इसी तरह से माथा पकड़ के बैठ जाएंगे और वो पोर्शन क्लियर नहीं होगा, आपका सपना टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है और उससे पहले बेस का बनना जरूरी है। फ्रेंड्स, देखिए, मान लेते हैं एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन आपके सामने आए। सेंटेंस देख रहे हैं, आई विल नॉट अटेंड स्कूल टुडे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब 4 ऑप्शन है, निगेट, डिनाई, रिफ्यूज, फॉरबिड। फ्रेंड्स, जनरल वे में सब लोग इन चारों का मीनिंग मानते हैं मना करना, लेकिन ऐसा नहीं है। इन चारों के यूज में बहुत फर्क है। यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश का पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आई विल नॉट अटेंड स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। अब जनरल माइंड के अंदर क्या है, इन चारों का मीनिंग मना करना है, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट आंसर इफ द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर। So I always go on insisting to the students, you please, first of all, you make your base sound, you make your sentence construction very strong, then learn the use of vocabulary, clear all the concepts. देखिए, he did not accept my invitation. Again, the problem is you will not be able to take right answer if your concepts are not clear. My mother told me not to go there. I do not know where your mobile is. प्रॉब्लम है ना। लेकिन अगर इनके इनके मीनिंग को अच्छी तरह जानते हैं आप, इनका यूज़ आपको पता है, तो फिर बहुत आसान है। तो सबसे पहले बात उठती है कि जो 4 शब्द हैं, इनके यूज़ में क्या अंतर है उसको समझते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, कहने को इन चारों का मीनिंग जनरल आदमी कहता है मना करना, लेकिन ऐसा नहीं है। निगेट का मतलब मना करना होता है, राइट। जैसे आप सो रहे थे, माँ ने कहा भाई आज तेरे को रोज स्कूल जाता है, आज क्या स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, तो आपने मना किया, नो, कि मैं आज नहीं जाऊंगा। आपने मना किया कि आज क्लास नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, दिस इज निगेट। रिफ्यूज, अस्वीकार करना। माना किसके घर में कोई फंक्शन था, कोई मैरिज है या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, और कोई व्यक्ति आपको इनविटेशन देने आया, लेकिन किसी बात को लेके पहले कोई मनमुटाव हुआ था, आपने उसको अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आपने अस्वीकारा है उस इनविटेशन को, मना नहीं किया है, अस्वीकारना। तो रिफ्यूज का वाला अस्वीकारना होता है। फॉरबिड, काम करने से रोकना। जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं या बच्चे मोबाइल देख रहे हैं तो पेरेंट्स मना करते हैं। अब वहाँ न तो मना करने वाली बात है, न अस्वीकार करने वाली बात है, राइट। किसी काम को करने से रोकना है। तो फॉरबिड का मतलब है किसी काम को करने से रोकना। और डिनाई का मतलब अनभिज्ञता दर्शाना। माना कि मैंने आपसे कुछ चीज़ पूछ ली है कि नहीं, मानो माँ ने आपसे पूछ लिया या आपने माँ से पूछ लिया कि माँ मेरा मोबाइल कहाँ है, माँ ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं है। तो वहाँ पे माँ ने क्या करा, अनभिज्ञता दर्शाई है। ना तो मना करा वहाँ पे, ना अस्वीकारना वहाँ पे लगेगा, ना काम करने से रोकना लगेगा, वहाँ है अनभिज्ञता, यानी ना मालूम होना। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन वर्ड्स
के सही भाव को, सही यूज़ को अगर आप समझते हैं तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल्स देखिए। माई टीचर ऑलवेज निगेट्स वॉट एवर इज आस्क्ड, कि मेरे एक टीचर की आदत है जो कुछ भी पूछा जाता है वो मना कर देता है कि नहीं, अपने आप करो, अपनी कोशिश करो, रीजन कुछ भी हो सकता है, राइट। दे रिफ्यूज माई इन्विटेशन, उन्होंने मेरे इन्विटेशन को अस्वीकारा। अब यहाँ पे मना नहीं किया, अस्वीकारना अलग चीज़ है, मना करना अलग चीज़ है, राइट। थर्ड देखिए, मदर फॉरबेड मी टू ग्लू मोबाइल अराउंड द क्लॉक, माँ ने मना किया। फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये फॉरबिड सेकेंड फॉर्म। मदर फॉरबिड मी टू ग्लू टू द मोबाइल, ग्लू का मतलब चिपके रहना, अराउंड द क्लॉक, माँ ने मुझे मना किया कि तुम 24 घंटे मतलब आप मोबाइल को चिपके रहते हो, तो माँ ने मुझे मना किया। तो यहाँ पर माँ ने काम करने से रोका है। न तो अस्वीकारने वाला भाव है यहाँ पे, न मना करने वाला भाव है, न अनभिज्ञता वाला भाव। जब तक इनकी बारीकियों को नहीं समझेंगे फ्रेंड्स, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। फोर्थ फ्रेंड देखिए, मदर डिनाइड वेयर माई मोबाइल इज, मैंने माँ से पूछा, माँ मेरा मोबाइल देखा क्या? मदर डिनाइड, यह अनभिज्ञता का भाव है। ना तो काम करने से रोक रही है यहाँ पे, न इस सेंटेंस में अस्वीकारने वाला कोई भाव है, न इस सेंटेंस के अंदर मना करने वाला भाव है। यह भाव है अनभिज्ञता का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वैसे इन चारों का मीनिंग मना करना है जनरल सेंस के अंदर, लेकिन भाव आपने देखे। जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो प्रॉपर पार्ट आप इंग्लिश बोल पाएंगे, प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बिना किसी हेजिटेशन के जो भी मतलब जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उनको टिक मार करते चले जाएंगे। अब आपने इनका सही यूज़ सीख लिया तो फिर देखिए ये कितना आसान हो गया आपके लिए। आई विल नॉट अटेंड स्कूल टुडे, अब ये मना करना है अपनी तरफ से कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। अब जाहिर है कि आप नेगेट पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अनभिज्ञता वाली बात नहीं है, अस्वीकारने वाली बात नहीं है, और किसी काम को ना करने वाला भाव नहीं है, नेगेट पे लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, उसने मेरा इन्विटेशन स्वीकार नहीं किया, यानी अस्वीकार करना। तो फिर विदाउट एन हेजिटेशन यू विल पुट ऑन रिफ्यूज, क्योंकि यहाँ इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया गया है, अस्वीकारा है, अनभिज्ञता वाला भाव नहीं है, किसी काम को रोक ना करने वाला भाव नहीं है, और अपनी तरफ से मैं नहीं जाऊंगा ऐसा कोई भाव नहीं है। तो आप ये टिक मार्क कर देंगे बिकॉज द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। देखिए, काम करने से रोकना, मदर टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, माँ ने मुझे कहा वहाँ मत जाइए, यानी काम करने से रोक रही है। तो रोक रही है तो जाहिर है कि आप मतलब जाए, राइट, इस पे आंसर लगा देंगे मदर फॉरबिड। तो यहाँ पे नेगेट नहीं आएगा, डिनाई नहीं आ गया, ना तो ना वाला भाव है, ना अनभिज्ञता का भाव है, ना स्वीकारने का भाव है। यहाँ तो मदर ने मना किया कुछ वहाँ जाने से, तो काम करने से रोकने के लिए हम लोग फॉरबिड यूज़ करेंगे। लास्ट देखिए, आई डू नॉट नो वेयर योर मोबाइल इज, ठीक है, आई डू नॉट नो वेयर योर मोबाइल इज, मुझे पता नहीं आपका मोबाइल कहाँ है। अब यहाँ पे भाव क्या है, आता है अनभिज्ञता वाला, बी राइट है, क्योंकि अस्वीकारने वाला भाव नहीं है, ना बोलने वाला भाव नहीं है, और किसी काम को ना करने वाला भाव भी नहीं है। भाव क्या है, अनभिज्ञता का। तो जब आपको इन वर्ड्स का सही यूज़ पता पड़ गया तो टिक करना आसान हो गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे बार बार एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे कोर्स का सिलेक्शन कीजिए जो सबसे पहले बेस की बात करता हो। जब तक बेस नहीं बनेगा, वोकेबलरी का प्रॉपर यूज़ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बाय देन इट इज़ नॉट नेवर पॉसिबल टू स्पीक राइट एंड मूव इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो मेरे छोटी छोटी वीडियो देखते रहिए और इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। मैसेज यह है कि आपके अंदर इंग्लिश सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।